हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL के अंडर प्रैक्टिस सेट पेपर 9 को। इसमें आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कवर अप किए गए हैं। कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन आपके लेटेस्ट सिलेबस से कवर अप किए गए हैं। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए झारखंड के सामान्य ज्ञान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि PM केयर्स फंड के 89 मंडल में झारखंड के कितने सदस्य थे। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं PM केयर फंड के 89 मंडल की, तो इसमें टोटल झारखंड के 3 सदस्य थे, जिसमें आपका कड़िया मुंडा, वही रतन टाटा और आपका हो गया KT थॉमस। ये तीनों व्यक्ति इसमें शामिल थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिरसा मुंडा की जयंती पर उलीहातू खूंटी पहुंचने वाली भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी। तो जी हाँ, वो थी आपकी द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थलीय पर पहुंचने वाली प्रथम राष्ट्रपति जो है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं। इन्होंने उनके वंशजों से मुलाकात किया तथा उन्हें इस दौरान सम्मानित भी किया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में झारखंड के स्थान की, तो ये इसका दूसरा स्थान था, याद रखिएगा ना। डिटेल्स में समझते हैं तो आप याद रखिएगा कि 30 सितंबर 2022 को नई दिल्ली स्थित तालकोटा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकाय वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान जो है वो प्रदान किया। साथ ही साथ स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को सेकेंड टॉपर अवार्ड के साथ भी कुछ अन्य शहरों को विभिन्न कैटेगरी से सम्मानित भी किया। वहीं जिसमें आपके शहर चाईबासा हो गया, बुंडू हो गया, को आपका बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इंडिया स्वच्छता लीग में झारखंड के 3 नगर निकाय, जिसमें आपका जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र हो गया, मनरेगा और मेदिनीनगर को बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राजमहल की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ की, तो राजमहल की पहाड़ियाँ जो है वो आपका साहेबगंज जिले से दुमका जिले तक 150 से 300 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ फैली हुई है। जिसका आपका स्टार्टर कहाँ से है, साहेबगंज से है, एंड कहाँ पे है, तो वह है आपका दुमका में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। तो देखिए झारखंड के कुछ जिले हैं जो आपके छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट नंबर पे लातेहार, गढ़वा, गुमला और सिमडेगा जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करता है। तो आपका इसमें क्या दिया हुआ है, लातेहार दिया, तो लातेहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की कौन एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है। तो जी हाँ, वो आपका है सोन नदी। सोन नदी जो है वो आपका बरसाती नहीं है। बाकी आपके जितने भी नदी हैं वो सारे आपके बरसाती नदी हैं, जो अक्सर आपके गर्मियों में सूख जाया करते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में सर्वाधिक वर्षा की, तो वो है आपका बंगाल की खाड़ी के कारण जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए झारखंड में आपका पेट्रोलियम का उत्पादन जो है वो नहीं होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है। तो जी हाँ, हेमेटाइट के अधिकतम भंडार जो है वो आपका चिरिया में है। कहाँ है, चिरिया में है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो यह आपका चिरिया जो है आपका पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि रोड्डा आर्मस केस में दुमका के किस व्यक्ति को अभियुक्त किया गया। तो जी हाँ, इस केस में आपका दुमका के प्रभुदयाल मारवाड़ी और आपका वैद्यनाथ विश्वास दोनों को जो है वो आपका अभियुक्त किया गया। इसे आप याद रखिएगा ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रोड्डा आर्मर्स केस की, तो आपका रोड्डा आर्मर्स केस जो है वो आपका कलकत्ता के रोड्डा एंड कंपनी की दुकान से माउजर पिस्तौलों की चोरी से संबंधित मुकदमा था ना, इसे आप याद रखिएगा। जिसे इन दोनों व्यक्ति जो आपके दुमका के रहने वाले थे, आपके प्रभुदयाल मारवाड़ी और वैद्यनाथ विश्वास की अभियुक्ति में बनाया गया था ना।
वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न में से किसका पारगमन करता है। तो आप इसमें याद रखिएगा कि सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार के महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह आपका पूर्वी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां, वहीं पश्चिमी सिंहभूम, इन सारे से जो है वो आपका पारगमन करता है। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने का आह्वान किया, साथ ही लोगों पर लगान तय किए, उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया। तो जी हाँ, वो थे आपके भागीरथ मांझी। कौन थे? वो थे आपके भागीरथ मांझी। इसे आप याद रखिएगा ना। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपका 1874 की बात है कि 1874 के खारवाड़ आंदोलन के नायक और आदिवासियों में बाबा के नाम से प्रसिद्ध भागीरथ मांझी ने स्वयं को राजा घोषित किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश सरकार तथा जमींदारों को कर नहीं देने का आह्वान किया। उन्होंने स्वयं लगान तय किया और उन्हें रसीद देने तथा लगान की वसूली भी की। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सत्य कथन की तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। इसमें क्या है कि इसके द्वारा खूटकटी अधिकारी को पुनः स्थापित किया गया। हाँ जी, बिल्कुल किया गया। वहीं बैठ बेगारी पर प्रतिबंध लगाया गया। जी बिल्कुल लगाया गया। लगान पर दरों की कमी की गई। बिल्कुल की गई। दैट मीन्स उपर्युक्त सभी कथन जो है इसका सही है ना। वहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि नौलखा मंदिर कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, नौलखा मंदिर जो है वो आपका देवघर में स्थित है। देखिए, देवघर स्थित नौलखा मंदिर जिसे युगल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस मंदिर के नाम से जाना जाता है? युगल मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण जो है वो आपका 1936 में प्रारंभ हुआ था तथा यह आपका 1948 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और बेसिकली इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए की लागत रखी थी, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो आपका नौलखा मंदिर रखा गया। कहा जाता है कि इस राशि को चारुशिला देवी द्वारा दान स्वरूप प्रदान की गई थी। इस मंदिर की बनावट जो है वो आपका वेलूर रामकृष्ण मंदिर के समान किया गया है। साथ ही साथ इसका निर्माण जो है वो आपका तपस्वी बालानंद ब्रह्मचारी के अनुयायी ने कराया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। तो जी हाँ, महामाया मंदिर जो है वो आपका गुमला जिले के हापामुनि स्थित महामाया मंदिर के निर्माण जो है वो आपका नागवंश के शासक गजघंट राय द्वारा 908 ईस्वी में कराया गया था। साथ ही साथ इस मंदिर में मां काली की प्रतिमा जो है वो स्थापित है। इस मंदिर के प्रथम पुरोहित जो है वो आपके मराठा ब्राह्मण द्विज हरिनाथ थे और इस मंदिर में सियानाथ देव द्वारा विष्णु की प्रतिमा को भी स्थापित किया गया है। साथ ही साथ आप एक विद्रोह याद रखिएगा और ये डेट आपका इम्पोर्टेंट है कि कोल विद्रोह के दौरान इस मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई थी। अगर कभी आए कि आपका महामाया मंदिर की तोड़फोड़ जो है वो कब की गई थी तो याद रखिएगा कि वो आपका कोल विद्रोह के समय की गई थी। हालांकि इसको बाद में पुनर्निर्माण भी जो है वो किया गया था। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि चैत्र पूर्णिमा के दिन इस मंदिर में मंडा की जाती है। क्या की जाती है? मंडा की जाती है। कब की जाती है? तो चैत्र पूर्णिमा में की जाती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र देवघर क्रांतिकारी दल की कार्यवाही का केंद्र था। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप इसमें याद रखिएगा कि झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र जो था वो आपका संथाल परगना था। कौन था? संथाल परगना ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समानांतर शासन स्थापित किया गया था। तो देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं समानांतर शासन की तो याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के सरवन नामक स्थान पर समानांतर शासक जो है वो स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सरवन में ना, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में खादी आंदोलन का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं
खादी आंदोलन की, तो आप इसमें याद रखिए कि झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय ही चरखा आंदोलन जो है वो आपका चलाया गया था। बेसिकली चाईबासा हो गया, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में डिपो भी खोले गए थे। साथ ही साथ इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो आपका सरला देवी का था। किसका था? सरला देवी का था। इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा कि वो थे आपके ले डॉन्ड और सार्जेंट डाइनन को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था ना। दैट मीन्स उपयुक्त दोनों कथन जो है आपका सही हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य कथन नहीं, असत्य कथन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि असत्य कथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है कि 1929 में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रस्ट यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो आपका मोतीलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने गए थे। तो जी नहीं, उसमें आपका मोतीलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष नहीं चुने गए थे, बल्कि इसमें आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो अध्यक्ष चुने गए थे। इसलिए आपका ये जो है गलत हो जाएगा ना। ऑप्शन के अनुसार ये आपका असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सी पुस्तक नीलोत्पल मृणाल की नहीं है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वह है आपका कोल रूल बुक जो है वो आपका लोको बोद्रा की पुस्तक है। किसकी है? लोको बोद्रा की पुस्तक है ना। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे रचना और रचनाकार दिया हुआ, आपको बताना है कि कौन सा गलत है। तो आपका जो गलत है वो है आपका बाल किरण कविता संग्रह। यह आपका उपेंद्र नाथ सिंह की रचना नहीं है, बल्कि इसके रचनाकार जो है वो आपके हैं श्रीनिवास पुनारी। श्रीनिवास पुनारी के द्वारा बाल किरण कविता संग्रह जो है लिखा गया है। वहीं मातृभूमि खोटा पत्रिका जो भी है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इसके साथ साथ एक और पुस्तक है दिव्य ज्योति हो गया, और आपका मेघदूत जो आपका खोटा साहित्य है। ये दोनों पुस्तक भी जो है वो आपका श्रीनिवास पुनारी जी के द्वारा लिखी हुई है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें असत्य कथन की, तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। इसमें क्या है कि इन्हें 2009 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया। तो जी नहीं, इनको झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं किया गया, बल्कि इसमें याद रखिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी को माही एवं कैप्टन कूल के उपनाम से भी जाना जाता है। ये आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, इसे आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किस नाम से जाना जाता है? तो माही एवं कैप्टन कूल के उपनाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इन्हें 2007 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वहीं 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रांची स्थित JSCA स्टेडियम में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देशों के बीच खेला गया? तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिए तो इसमें आप याद रखिए कि रांची स्टेडियम JSCA स्टेडियम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो आपका भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया, जिसमें आपका भारत की जीत मिली थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य के लोक चित्रकला में से एक है? तो जी हाँ, जो आपका झारखंड की लोक चित्रकला है वो है आपका सोहराय। इसमें आप याद रखिएगा कि सोहराय जो है वो आपका झारखंड राज्य के एक मशहूर लोक चित्रकला है। इसे बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि GI टैग भी प्रदान किया गया है। याद कीजिएगा, हम लोग पिछले सेट में पढ़े थे कि GI टैग जो है वो आपका कोहबर जो है ना, कोहबर एक ऐसा कलाकृति होती है जिसमें बेसिकली GI टैग जो है वो प्रदान किया जाता है। ये बेसिकली विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें आप याद रखिए कि आपका 2 होता है ना चित्रकला, जिसमें आपका एक है सोहराय और दूसरा है कोहबर। ये 2 आपके झारखंड के ऐसे कलाकृति हैं जिसमें आपका GI टैग जो है वो प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, सोहराय और कौन सा एक आपका कोहबर है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? तो जी हाँ, वो है आपका आदिवासियों त्योहार में सखुआ वृक्ष की पूजा की जाती है, तथा यह आपका झारखंड का राजकीय वृक्ष है ना। किसका? सखुआ का वृक्ष ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति स्थानांतरित कृषि की प्रथा से जुड़ी हुई है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो वो है आपका सौरिया पहाड़िया। कौन है?
सौरिया पहाड़िया जनजाति जो है वो आपका कृषि को बदलने की प्रथा से जुड़ी हुई है। साथ ही साथ यह एक आदिम जनजाति है। इसे मलेर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए किसे, सौरिया जनजाति को किस नाम से, मलेर जनजाति के नाम से जाना जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सौरिया पहाड़िया वेरु गुसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं। तो जी हाँ, सौरिया पहाड़िया वेरु गुसाई की पूजा जो है वो सूर्य के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, सूर्य के रूप में करते हैं। वहीं इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके सर्वोच्च देवता को लहु गुसाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, लहु गुसाई बोलते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूची की सूची में शामिल है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो आप याद रखिएगा कि वो है आपका बिरजिया। कौन सा है, बिरजिया जनजाति है ना। बेसिकली झारखंड की 32 आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में सिर्फ बिरसिया ही इसमें शामिल है। याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की राजनीतिक समाज में सरहुल नामक शब्द किससे संबंधित है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं सरहुल की, तो सरहुल त्यौहार जो है वो झारखंड में प्राकृतिक के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में बैसाख माह के अंतिम दिन मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा ना। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व त्यौहार है ये ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड की परहिया जनजाति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। सत्य नहीं, असत्य कथन की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम लोग असत्य कथन की बात करते हैं तो याद रखिए कि परहिया जनजाति जो है इसका समाज जो है वो आपका मात्र सत्तात्मक है। ढोल बजाना व बांस की टोकरी निर्मित करना इसका मुख्य व्यवसाय है ना। इसलिए यहाँ पे ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ये आपका मित्र सत्तात्मक पर विश्वास रखता है, जबकि ये आपका क्या है, मात्र सत्तात्मक है। इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं तीसरी बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने की तिथि की, तो वो था आपका 18 जनवरी 2013। कब हुआ था, तो 18 जनवरी, यहाँ पे 18 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि 18 जनवरी 2013 को ये लागू किया गया था और आपका 12 जुलाई 2013 तक लागू था ना। इसे याद रखिएगा। इस समय झारखंड के राज्यपाल जो थे वो आपके डॉक्टर सैयद अहमद थे। कौन थे, डॉक्टर सैयद अहमद झारखंड के राज्यपाल थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया, जो 2015 में एनडीए झारखंड के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। तो जी हाँ, अगर इसमें आप याद रखिएगा कि आपका झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल के रूप में शहरी विकास मंत्री विभाग में कार्य किया था, जो आपका 2005 में एनडीए सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में कितनी जनजाति आदिम होनी चाहिए। तो जी हाँ, मेसो परियोजना के अंतर्गत एक प्रखंड में टोटल 50% जनजाति आदिम होनी चाहिए ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है। तो जी हाँ, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना जो है वो आपका मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही पाठ्यक्रम के लिए दी जाती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि आपका झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है वो आपका 14 अप्रैल 2016 में लागू किया गया था ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा योजना के बारे में सत्य कथन चुने। तो सत्य कथन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट में आपके पास क्या दिया हुआ है कि झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान झारखंड की महिलाओं एवं पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया था। तो जी नहीं, ये सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आरंभ किया गया था, ना कि पुरुषों के सशक्तिकरण के लिए। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, वहीं अगर हम लोग दूसरा में देखते हैं तो इसमें क्या है कि इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रह, उद्यमी के स्थानीय
संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये सही है। यह योजना हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है, बिल्कुल चलाया जा रहा है। वहीं बजट में 600 करोड़ राजस्व का प्रावधान किया गया है। तो हाँ जी, बिल्कुल किया गया है। दैट मीन्स आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की कितनी प्रतिशत भागीदारी है। तो जी हाँ, कहा जाता है कि झारखंड औद्योगिक पुनर्वास योजना के अंतर्गत योजना राशि में राज्य सरकार की टोटल 100% जो है वो भागीदारी है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झूमर गीत कब गाया जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग झूमर गीत की बात करते हैं तो झूमर गीत जो है वो आपका पर्व त्योहार के अवसर पर झूमर राग में ही गाया जाता है। वही नेक्स्ट इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि सानाई किस प्रकार का वाद है। तो अगर देखिए हम लोग सानाई या फिर सहनाई की बात करते हैं तो दोनों एक ही चीज़ होता है, जो आपका झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगलवाद है। क्या है? झारखंड के समुदाय का मंगलवाद है ना, इसे याद रखिएगा। वहीं अगर इसमें देखते हैं तो इसका प्रयोग जो है वो आपका छऊ, पाइका तथा नटुआ नृत्य में विशेष रूप से किया जाता है। यह शादी विवाह पर्व त्योहार आदि अवसरों पर भी बजाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास कि निसार पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान में भारत के इसरो का सहयोगी संगठन है, बताइए कौन सा है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका निसार के अलावा निसार हो गया, नासा और इसरो का पृथ्वी अवलोकन हेतु संयुक्त अभियान जो है वो है। इसका उद्देश्य जो है आपका पारिस्थितिकी संतुलन, भूकंप और सुनामी इत्यादि का अवलोकन करना होता है ना। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो है नासा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप जो है वो लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उल्लास नामक ऐप जो है वो लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि यह ऐप जो है वो आपका एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जो आपका NCERT की दीक्षा पोर्टल के माध्यम से शिक्षार्थी को अलग अलग शैक्षणिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में काम करेगा। चीज आपको याद रखना है कि वैसे तो यह आपका 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन नागरिकों को बेसिक शिक्षा और डिजिटल और आपका फाइनेंशियल लिटरेसी और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वो आपका उल्लास ऐप है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नहीं है। तो बताइए जो यहाँ पे कालिदास का रचना नहीं है वो है आपका मृच्छकटिवन। मृच्छकटिकम जो है वो आपका शूद्रक की रचना है, ना कि कालिदास की रचना। तो इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी बनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें याद रखिएगा कि आपका हाल ही में भारतीय अमेरिकी निशा बिस्वाल, जिसका पूरा नाम निशा देसाई बिस्वाल है, को अमेरिका वित्त एजेंसी जिसे DFC बोल सकते हैं कि उप मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही साथ इस प्रकार अब बिस्वाल US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी जो है वो आपका CEO के रूप में करेंगी। वहीं इसके अलावा आप एक चीज़ इसमें याद रखिए कि निशा जो है इससे पहले US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और आपका वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुकी है। तो इसे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नई शिक्षा नीति 2020 को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो याद रखिए कि वो राज्य आपका था उत्तराखंड। कौन सा राज्य था? तो वो था आपका उत्तराखंड ना। वही इसमें आप याद रखिए कि नई शिक्षा नीति 2020 को इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। ये भी आपको याद रखना है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे रिंगिट। रिंगिट जो है वो आपका हो जाएगा, इसका देश का नाम हो जाएगा आपका मलेशिया ना। कौन सा हो जाएगा? रिंगिट का हो जाएगा मलेशिया। वहीं आपका बहत का देखते हैं तो बहत का आपका हो जाएगा थाईलैंड। कौन सा हो जाएगा? बहत का आपका थाईलैंड हो जाएगा ना। ये बहत का दिया हुआ ना, बहत का थाईलैंड। यही वहीं आपका
रुपया का देखते हैं तो रुपया आपका हो जाएगा किस देश का हो जाएगा, तो जी हाँ ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया का। और साथ ही वान जो है वो आपका दक्षिण कोरिया का। देखिए यहाँ पे आपके पास इधर में देश दिया हुआ है, इधर में आपका मुद्रा दिया हुआ है ना। ये सब जो है रिंगिट हो गया, बहत हो गया, रुपया हो गया, वान हो गया, ये सारा मुद्रा है ना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कोड के अनुसार, तो जी हाँ इसका बी आंसर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि हाल ही में खबरों में रहे रूस और यूक्रेन की राजधानी क्रमशः है, यानी कि आपका रूस और यूक्रेन की राजधानी कौन सी है, तो जी हाँ अगर हम लोग रूस की राजधानी की बात करते हैं तो वो आपका मॉस्को है। वहीं हम लोग बात करते हैं यूक्रेन की राजधानी की, तो यूक्रेन की राजधानी जो है वो आपका कौन है, कीव है ना। इसकी मुद्रा के बारे में भी जान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मुद्रा भी आपका क्वेश्चन में दे देता है। तो जी हाँ मुद्रा जो है वो आपका रूस का मुद्रा जो है वो आपका रूबेल है। वहीं यूक्रेन की मुद्रा जो है वो आपका हिरबिनिया है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो है वो भूटान राज्य के साथ नहीं मिलती है, मिलती है नहीं मिलती है, तो जी हाँ। तो इससे आप याद रखिएगा कि जो आपका राज्य जो भूटान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है या फिर भूटान की सीमा से स्पर्श नहीं करता है वो आपका मेघालय है। मेघालय के अलावा आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ आपका असम जो है वो आपका भूटान की सीमा से टच करता है, लेकिन मेघालय जो है वो टच नहीं करता है। वही एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि आपको भूटान को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा विकल्प शास्त्रीय भाषा का है, शास्त्रीय भाषा का नहीं बल्कि है। इससे पहले हम लोग एक सेट पढ़े थे, सेट पेपर 1 या 2 में हम लोग पढ़े थे कि कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है ना। तो देखिए आपका शास्त्रीय भाषा में टोटल 6 भाषाएं आते हैं, जिसमें आपका पहला होता है तमिल, दूसरा तेलुगु, तीसरा मलयालम, चौथा संस्कृत और पांचवा कन्नड़ और चौथा उड़िया होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा ना। देखिए अगर आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखिएगा संकम ततेओ। संकम ततेओ का मतलब क्या हो गया, संस्कृत। संकम का मतलब हो गया संस्कृत, कन्नड़ और मलयालम। वहीं ततेओ का मतलब क्या हो गया, तमिल, तेलुगु और उड़िया, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा यात्री सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास यात्री उसके शासक दे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में मेगास्थनीज की, तो मेगास्थनीज का याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो है वो आपका सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। किसका राजदूत था, तो वह आपका सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था, जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका की रचना जो है वो की थी। किसकी रचना की थी, इंडिका की रचना की थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। आपके पास सूची 1 में लड़ाई दिया हुआ है और आपका सूची 2 में उसका संबंधित वर्ष दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं पानीपत की लड़ाई की, तो पानीपत का लड़ाई जो है वो आपका 1526 में हुआ था। वहीं खनवा की लड़ाई जो है वो आपका 1527 में, चौसा की लड़ाई जो है वो आपका 1539 में, और आपका कन्नाट की लड़ाई और आपका कन्नौज की लड़ाई जो है वो आपका 1540 में हुआ था। डैट मीन्स कूट के अनुसार इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी कि इसका संगठन के अनुसार आपको इसको सजाना है। चलिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है वो आपका 1852 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे आपके दादा भाई नारोजी के द्वारा किया गया था। वहीं इंडियन लीग, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग इंडियन लीग। इंडियन लीग की स्थापना जो है वो आपका 1875 में सीसीआर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग आते हैं इंडियन एसोसिएशन पे। इंडियन एसोसिएशन का स्थापना जो है वो आपका 1876 में सुरेंद्र दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट आपका लास्ट बचता है जो है आपका मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना जो है वो आपका 1884 में किया गया था। इसमें आपके 2-3 लोग थे जिसके संस्थापक थे। नंबर 1 में आपके थे आनंद मोहन बोस, वहीं नंबर 2 में बी राघवाचारी थे, तीसरे में आपके जी सुब्रमण्यम तथा चौथे में
पी आनंद चार्लू के द्वारा इसका संगठन जो है वो किया गया था। इसलिए आपका कूट के अनुसार सही आंसर जो है देखिए कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ आपका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ना। चलिए वहीं आगे देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य है ना। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो देखिए आप लोग आ जाइए ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तो जी नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का, तो इसका स्थापना जो है वो आपका 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुई थी। इसे आप याद रखिएगा ना। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो दादा भाई नारोजी की अध्यक्षता में की गई थी। हाँ जी बिल्कुल की गई थी। तीसरा में आपके पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। हाँ जी बिल्कुल हुआ। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन सी। 2 और 3 जो है वो करेक्ट है, 1 जो है इसका करेक्ट नहीं है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। सही है नहीं, जो आपका सही नहीं है आपको इसमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले आप आ जाइए इसके लिए ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि इसे द्वैध शासन की इसने द्वैध शासन की नींव रखी। जी नहीं, आपका 1809 के तहत जो है वो आपका द्वैध शासन की नींव नहीं, बल्कि आपका याद रखिएगा कि द्वैध शासन की नींव जो है वो आपका 1919 के अधिनियम के तहत रखी गई थी, जिसमें आपके प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था जो है वो की गई थी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटने से संबंधित संविधान संशोधन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग घटने से बात करते हैं तो आ जाइए यहाँ पे 61वें संशोधन में, ठीक है। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो आपका 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावित था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सूची जो है वो आपका अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई थी। किसके अंतर्गत, तो वो है आपका 243 जी के अंतर्गत दी गई थी। बेसिकली 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान से जोड़ा गया था। साथ ही साथ इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची का वर्णित किया गया है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। बताइए किसकी सिफारिश की। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं अशोक मेहता समिति की, तो अशोक मेहता समिति जिसका गठन जो है वो आपका 1977 में किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने 1978 में प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय सरकार के स्थान पर द्विस्तरीय सरकार की स्तुति जो है वो की थी। इसे याद रखिएगा। त्रिस्तरीय के आधार पर किसकी, द्विस्तरीय पंचायत की ना। तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका वो हो जाता है राज्य निर्वाचन, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण। ये आपका जो है वो आपका संवैधानिक प्राधिकरण है। वहीं आपका अगर हम लोग बात करते हैं राज्य निर्वाचन अधिकार पद का, तो ये आपका संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 तीनों आपका सही। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो राज्य दिया गया है उसके गठन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोग छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन जो है वो आपका 1 नवंबर 2000 को किया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश का गठन जो है वो आपका 20 फरवरी 1987 को किया गया। और आपका झारखंड का गठन जो है वो आपका 15 नवंबर 2000 को किया गया। वहीं सिक्किम का गठन जो है वो आपका 16 मई
1975 को किया गया। दैट मीन सबसे पहले आपका सिक्किम का गठन किया गया। सबसे फर्स्ट में सिक्किम, सेकेंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़, फर्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप कूट में आ जाइए। कूट के अनुसार करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम का कौन सा प्रजाति है, तो जी हाँ, वो है आपका अल्फांसो। अल्फांसो प्रजाति का आम जो है वो आपका विदेश में बहुतायत में निर्यात किया जाने वाला है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI के गणना में सम्मिलित नहीं है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका मानव विकास सूचकांक के तहत स्वास्थ्य आयाम का आकलन जो है वो आपका जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का आकलन, स्कूलिंग अवधि के माध्य तथा जीवन स्तर आयाम का आकलन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है। जिसमें आपका नहीं किया जाता है वो है आपका सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता के अनुसार इसकी गणना नहीं की जाती है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन जो है वो आपका सही है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं इसमें, तो इसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए पहला में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो वह है आपका कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो जी नहीं, यह योजना जो है वो आपका प्रति व्यक्ति नहीं बल्कि प्रति परिवार, एक परिवार में आपको 5 लाख रुपए जो है वो आपका स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट आपके पास है कि इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्य की भागीदारी 60:40 के अनुपात में होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है। दैट मीन्स केवल आपका 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर आप याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं हिमालयी और पूर्वोत्तर की, तो हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्य में यह अनुपात जो है वो आपका 90:10 का हो जाता है, इसे याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे आपके पास पंचवर्षीय योजना आपका उसका मॉडल दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले देखते हैं तो यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना का आपका फर्स्ट में दिया हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था वो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल था। तो जी हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। वहीं आपका दूसरी, और हाँ, इसमें आप याद रखिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्टार्टर जो है वो आपका 1951 से लेकर के 1956 तक चला था। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक चला था। अब इसके जो है वो आपके मॉडल जो था वो आपका महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। हाँ जी, बिल्कुल था। वहीं आपका बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना की, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि जो था, समय जो था वो आपका 1961 से लेकर 1966 का था। किसके मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका जॉन सैंडी तथा मुख्यम चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। दैट मीन्स आपका ये आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो हाँ जी, ये आपका गलत हो जाएगा ना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना की बात, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का समय जो था वो आपका 1974 से 1979 तक का था। इसके जो आपके मॉडल था वो आपका डीपी धर मॉडल पे आधारित था। देखिए आपका क्या बचा, चौथी पंचवर्षीय योजना बचा। अगर हम लोग चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये आपका 1969 से लेकर 1974 तक का समय था। वहीं ये आपका जो था वो आपका अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था, जो आपका तीसरे में दिया हुआ है ना, अशोक रुद्र अवलोकन मॉडल दिया हुआ है। और यही मॉडल जो था वो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना पर आधारित था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का, तो देखिए आपको सही उत्तर का चयन करना है ना। तो देखिए फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है समुद्र जल का ताप बढ़ना। हाँ जी, बिल्कुल होता है। हिमनद की पिघलना, ये भी होता है। बीमारियों का फैलना, ये भी होता है। और प्रवाल भित्ति का विरंजन होना। दैट मीन्स सारा का सारा गुण जो है वो आपका ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होता है। दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी अ करेक्ट आंसर। वहीं आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है और सूची 2 में आपका उसका दिनांक दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया, तो यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपका 5 जून को मनाया जाता है। वहीं आपका विश्व वानिकी दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ विश्व पारवास यानी कि हैबिटेट दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। यहाँ पे सिर्फ अक्टूबर लिखा हुआ है क्योंकि आप अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है ना, याद रखिएगा, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को। वहीं आपका विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कूट में आते हैं तो कूट के अनुसार देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हाँ जी, कूट के अनुसार आपका देखिए डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। आपको सही क्रम बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है कि पश्चिम भाग में, याद रखिएगा कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों में दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। इसके पश्चात उत्तर की ओर क्रमशः लघु या बोल सकते हैं माध्य हिमालय और महान हिमालय जो है वो है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक, लघु और हिमालय, महान हिमालय ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि किसी राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक क्षमता है, बताइए किस राज्य में है। तो वो राज्य आपका है राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में है। कितना है इसका क्षमता, तो जी हाँ 142.31 GWP जो है इसकी क्षमता है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास जनजाति और सूची 2 में उसका निवास स्थल दिया हुआ है। पहला आपके पास दिया हुआ है भील। भील का निवास स्थल कहाँ है, तो जी हाँ भील का निवास स्थल जो है वो आपका राजस्थान में है। साथ ही साथ संथाल का निवास स्थल जो है वो आपका झारखंड में है और राजी का निवास स्थल जो है वो आपका उत्तराखंड में और आपका लेप्चा का निवास स्थल जो है वो आपका सिक्किम में है। आ जाइए कूट में, तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जी हाँ कूट के अनुसार ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके पास प्रमुख नदियाँ और सूची 2 में आपके पास उसकी सहायक नदियाँ दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं कृष्ण की सहायक नदियाँ की। तो कृष्ण की सहायक नदियाँ जो है वो आपका भीमा है। क्या है, भीमा है। वहीं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है, तो वह है आपका तास्ता नदी है ना। वहीं गोदावरी की सहायक नदियाँ बहुत बार हम लोग पढ़े हैं, तो जी हाँ गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन सी है, इंद्रावती है और आपका यमुना की सहायक नदियाँ चंबल है। ऑप्शन पे आ जाइए, तो जी हाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर जो है कौन सा है, तो हाँ करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, सूची 1 में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है परियोजना, उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है भाखड़ा। भाखड़ा जो है इसका हो जाएगा आपका सतलज। क्या हो जाएगा, सतलज नदी हो जाएगा ना, कि आपका कहाँ अवस्थित है, तो आपका सतलज नदी पे अवस्थित है। वहीं हीराकुंड की बात करते हैं तो हीराकुंड जो है वो आपका महानदी में अवस्थित है। साथ ही साथ आपका इडुक्की जो है, इडुक्की आपका किस में है, तो वह आपका पेरियार में है और आपका नागार्जुन सागर जो है वो आपका कृष्ण नदी पे है ना। ये सारा आपका नदी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो देखिए यहाँ पे बी आंसर जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसको बनाने का बहुत शॉर्ट ट्रिक भी होता है कि अगर आपको इसमें से किसी 2 या 3 का भी नाम या फिर अगर 2 का या फिर 20 का किसी एक का भी नाम अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है ए मीटर। बताइए ए मीटर का क्या होता है, हम लोग बहुत बार पढ़े हैं ना। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ए मीटर का, तो ए मीटर आपका धारा के साथ होता है। वहीं आपका हाइग्रोमीटर से क्या होता है, तो हाइग्रोमीटर आपका सापेक्ष आर्द्रता का होता है। वहीं आपके पास स्प्रिंग तुला जो है, स्प्रिंग तुला किसका होता है, भार का होता है। साथ ही साथ बैरोमीटर जो है आपका दाब का होता है। आ जाइए कूट पे। कूट के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि तो बी का 4 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। अगर आपको बी का 4 भी अगर आपको याद रहेगा तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका
कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो क्या होता है बताइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं केशिका की, तो केशिका क्रिया में क्या होता है कि द्रव्य बिना किसी बाह्य बल की मदद के गुरुत्वाकर्षण से विपरीत दिशा में संकीर्ण नली से चढ़ता है, जबकि स्ट्रो द्वारा मृदा पेय का उपभोग करने के क्रम में मुख द्वारा सहायक बाह्य बल लगाता है। ठीक है, तो ये इसमें बेसिकली जो होता है वो कुछ कुछ परिघटनाएं होती हैं। इसलिए अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपका ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो आपका इसके हिसाब से गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं आपका नंबर 1 हो गया, नंबर 3 हो गया और नंबर 4 हो गया, सारा सही होगा। क्योंकि देखिए जब ये आपका परिघटना नहीं होगा तो केरोसिन दीप का उपयोग जो है वो करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ स्याही खोज पत्र काम करने में विफल हो जाते और इससे बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं रुक पाते। ठीक है, तो ये सारे क्रियाएं जो है वो आपका केशिकत्व की परिघटना नहीं होने पे हो सकता था ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो बताइए क्या होता है। तो जी हाँ, आपके पास सबसे पहला ही ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग जब जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल जो है वो बढ़ जाती है, साथ ही साथ इसके कारण यह अभिलंब से दूर भाग जाती है, ये इसका होता है। जबकि जब कोई प्रकाश की किरण जो है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी चाल जो है वो घट जाती है, वहीं अभिलंब की ओर जो है ये झुक जाती है। तो आपका यहाँ पे सघन से विरल में दिया हुआ है, तो सघन से विरल में होगा तो क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा और अभिलंब से दूर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास विरल से सघन में दिया रहता तो क्या होता, तो जी हाँ, अगर विरल से सघन में दिया रहता तो क्या होता है कि ये आपका घट जाता और अभिलंब की ओर झुक जाता ना, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन में से कौन सा है जो आपका सही नहीं है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की, तो देखिए उनमें क्या होता है कि निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है और इस दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो क्या दिया हुआ है कि निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता, इसलिए आपका ये जो है आपका कथन सही नहीं होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सोबायोलॉजी की तो आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका एक्सोबायोलॉजी जो है ना वो आपका जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पृथ्वी के बाह्य जीवन की खोज और जीवित जीवों पर अलौकिक वातावरण के प्रभावों का अध्ययन जो है वो करते हैं। इसीलिए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष के जीवन का ना इसमें अध्ययन किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन कौन से अर्धचालक हैं। आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको बताना है कि इसमें कौन सा अर्धचालक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं अर्धचालक की, तो अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में पहले आपका जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था, किंतु उसका उष्ण अति संवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन का अब सबसे अधिक उपयोग जो है वो किया जाता है। इसलिए आपका ये दोनों हो जाएगा। पहला में क्या हो जाएगा, तो जी हाँ पहला में आपका जर्मेनियम हो जाएगा और दूसरा में आपका क्या हो जाएगा, तो जी हाँ दूसरा में आपका सिलिकॉन हो जाएगा। दैट मीन्स आपका 1 और 4 जो है इसका सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेट कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी कौन सा है, तो जी हाँ हाईटेक सिटी आपका हो जाएगा हैदराबाद। साथ ही साथ साइंस सिटी किसको बोला जाता है, तो साइंस सिटी जो है वो आपका कोलकाता को बोला जाता है। रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र किसको बोला जाता है, तो वह है आपका थुम्बा। थुम्बा को बेसिकली क्या बोला जाता है, तो ये आपका तिरुवनंतपुरम भी होता है ना। वही नेक्स्ट है आपके पास ही केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, ये आपका कहाँ है, तो जी हाँ ये आपका लखनऊ में है ना। आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार क्या हो जाएगा, तो जी हाँ आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। पीछे से अगर देखिएगा तो डी का 1 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। इस हिसाब से भी अगर आपको 1 का भी आंसर पता हो तो बढ़िया साइंस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस लिए किया जाता है, तो जी हाँ अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीकी
तो आप इसमें याद रखिएगा कि आपका क्रोमेटोग्राफी जो होता है ना, वो आपका रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीकी होती है। इसलिए आपका एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे से होता है ना, यहाँ पे सिर्फ स दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं अगर बात करते हैं तो देखिए जिंक का क्या होता है, तो जिंक का आपका कैलोमाइन होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉपर का, तो कॉपर का आपका क्या होता है, तो कॉपर का आपका सिनेबार नहीं बल्कि कॉपर का आपका क्या होता है, तो वो आपका क्यूप्राइट होता है ना, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा कि आपका सुमेलित नहीं है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं आयरन का, तो आयरन का हेमेटाइट होता है, साथ ही साथ एल्यूमिनियम का बॉक्साइड होता है। तो आ जाइए अब इसका सिलेबार पे। अगर हम लोग बात करते हैं सिनेबार का, तो आपका पारा का जो है वो आपका सिनेबार होता है ना, किसका सिनेबार होता है, तो वो आपका पारा का सिनेबार होता है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विचार में क्या करना है कि कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है, बताइए। तो अगर हम लोग बात करते हैं हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल की, तो हीरा और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है वो कांच को काटने या उस पर उत्कीर्ण करने या फिर खरोचने के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका हीरा हो जाएगा ना, यानी आपका 1 और 2 जो है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य अवयव, बताइए इसका मुख्य अवयव क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं एलपीजी का, तो याद रखिएगा कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव जो है वो आपका प्रोपेन, ब्यूटेन तथा इथेन होता है ना, यानी कि ऑप्शन सी इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि ये आपका हाइड्रोकार्बन गैस का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है, साथ ही साथ इसे ईंधन के रूप में प्रयोग जो है वो किया जाता है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो जी हाँ, वाशिंग सोडा का आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। वहीं आपके पास कास्टिक सोडा का क्या होता है, तो जी हाँ, कास्टिक सोडा का आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और आपका नीला थोथा का क्या होता है, तो जी हाँ, कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। लास्ट आपका बच गया हाइपो, हाइपो का क्या हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम थायोसल्फेट ना, दैट मीन्स कूट के अनुसार आ जाइए। तो जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है, बताइए। कीट है नहीं, कीट नहीं है आपको बताना है ना। तो देखिए अगर हम लोग कीट की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि आपका मकड़ी जो है वो आपका कीट नहीं है, बाकी सब कीट है लेकिन ये मकड़ी जो है वो कीट नहीं है। मकड़ी वर्ग जो है वो आपका एलेक्नेडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु होता है ना, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, बताइए किनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्य जालिका और आपका राइबोसोम की प्रमुख भूमिका होती है ना, दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक क्या होता है, बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं शल्य क्रिया की, तो शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक जो है वो आपका कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। क्या है, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है ना, दैट मीन्स इसका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्थोप्लास्टी का ना, ऑर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जो है वो आपका जोड़ के निर्माण से है, जिसका उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना और चलने की क्षमता को ठीक करना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी हाँ, अगर 10 दिन से ज़्यादा उपवास की जाए तो ऐसी स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 जो है वो आपका थायमिन होता है। वहीं आपका विटामिन B2 जो है वो आपका राइबोफ्लेविन होता है। वहीं विटामिन B6 का क्या होता है, तो ये आपका होता है पाइडिडॉक्सिन होता है। और आपका विटामिन B12 जो है वो आपका साइनोकोबाल्मिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबाल्मिन होता है, दैट मीन्स ऑप्शन में आ जाए। तो जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, डी आपका जो है कूट के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं WBC की, तो WBC में याद रखिएगा कि WBC जो होता है वो आपका रुधिर कणिकाएं होती हैं जो शरीर के किसी रोग से संक्रमित होने पर संक्रमित स्थल पर पहुंचकर हानिकारक जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया का भक्षण यानी उसको खत्म करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पोलियो के टीके की खोज किसने की, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे पोलियो के टीके की बात करते हैं तो इसकी खोज जो है वो आपका सबसे पहले 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम जोनास साल के द्वारा जो है वो की गई थी। वहीं पोलियो जो है वो आपका एक विषाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग जो है वो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। याद रखिए, इससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वह है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? तो ये आपका एक विषाणु रोग होता है। कब इसकी खोज की गई थी? तो 1952 में की गई थी। किसने की थी? तो वो थे आपके जॉन साल्फा के द्वारा की गई थी। इतना टॉपिक आप इसमें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सूची 1 में आपका दिया हुआ है हार्मोनो और सूची 2 में आपका दिया हुआ है मंदो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एड्रेलिन। एड्रेलिन का क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा क्रोध, भय और खतरा का। वहीं एस्ट्रोजन का क्या हो जाएगा? तो एस्ट्रोजन का आपका हो जाएगा स्त्रियां। और वहीं इंसुलिन का क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, इंसुलिन का आपका हो जाएगा ग्लूकोज। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है फेरोमोन। फेरोमोन का आपका हो जाएगा गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना। दैट मीन्स आ जाइए कूट पे, तो कूट के अनुसार देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिना स्किप किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे जो है आपका कि डैश पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। बताइए कौन सा पीढ़ी का कंप्यूटर? जी हाँ, वो पीढ़ी था आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीकी का प्रयोग करके विकसित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो चलिए इसको जानने से पहले इसके बारे में जान लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर्ड प्रोग्राम की, तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है यानी कि कॉन्सेप्ट जो है वो आपका 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी। किसने की थी? जॉन वान न्यूमैन ने शुरू की थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सिस्टम यूनिट है। बताइए सिस्टम यूनिट क्या है? तो जी हाँ, अगर हम लोग सिस्टम यूनिट की बात करते हैं तो सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह एक प्रकार का कंटेनर यानी कि बॉक्स होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव जो है वो रखे जाते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो है वो रखे जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लिनक्स एक है। बताइए लिनक्स क्या है एक? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं लिनक्स की, तो लिनक्स जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है और यह आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम है क्या है? लिनक्स है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन पॉलिस्टर जो है वो आपका इनपुट डिवाइस नहीं होता। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। बताइए कौन सम्मिलित हो सकता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं मल्टीमीडिया की, तो याद रखिएगा कि मल्टीमीडिया में आपका ग्राफिक्स हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, वीडियो हो सकता है, म्यूजिक और आवाज़, ये सारे चीज़ जो है इसमें सम्मिलित हो सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि FSF का पूरा नाम क्या है? बताइए। तो जी हाँ, FSF का पूरा नाम जो है वो आपका फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। क्या है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। और इसमें आप याद रखिएगा कि यह एक ऐसा संगठन है जिसमें आपका सॉफ्टवेयर का अध्ययन हो सकता है, विवरण क्रिएशन आदि की पूरी स्वतंत्रता जो है इसमें होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डैश का उपयोग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स तथा प्रोग्राम को संचित यानी स्टोर करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा है? तो जी हाँ, वो आपका फाइल है। फाइल को हम लोग फाइल में क्या करते हैं? हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को स्टोर करके रखते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य क्या है? मतलब कि यहाँ पे एक CPU कैश क्या होता है? तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो इसके लिए आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलत हो जाएगा। जो आपके पास दिया हुआ है कि एक CPU कैश से प्रोसेसर द्वारा संचित रीड राइट क्रिया में मुख्य मेमोरी के बाद
संपर्क किया जाता है, तो ये कथन आपका इसमें असत्य दिया हुआ है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल यानी कि कोकोमो का पूर्ण रूप है, बताइए इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें कोकोमो का पूर्ण रूप की बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिए कि कोकोमो का पूर्ण रूप जो है वो आपका रचनात्मक लागत मॉडल यानी कि कंसेक्यूटिव कॉस्ट मॉडल है ना, याद रखिएगा क्या है आपका कंसेक्यूटिव कॉस्ट मॉडल है, आपका ऑप्शन नंबर डी है ना। वही अगर इसमें हम लोग जानते हैं तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि यह सॉफ्टवेयर लागत अनुपात मॉडल यानी कि सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है, जिसे सर्वप्रथम 1981 में बेरी वेहन द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो बेरी वेहन के द्वारा 1981 में प्रकाशित किया गया था, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि C++1 है, बताइए C++1 क्या होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं C++ का, तो C++ जो है वो आपका एक मध्य स्तरीय भाषा यानी कि मिड लेवल लैंग्वेज है। अब देखिए इसमें आप याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कि सी जो है वो आपका उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है, वहीं निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज का संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन से आपका C++ बनता है, जो आपका मिड लेवल लैंग्वेज होता है ना, याद रखिएगा क्या होता है ये आपका मिड लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, बताइए एक बाइट किससे बना होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे एक बाइट की बात करते हैं तो ये आपका 8 द्विआधारित अंकों से बना होता है। चलिए अगर इसमें हम लोग जानते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि कंप्यूटर की सभी कार्य प्रणाली जो है वो आपका अंक पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पर आधारित होती है। वहीं जब कंप्यूटर में आंकड़ों को प्रविष्ट यानी कि इंटर किया जाता है तो आपका वो स्मृति यानी कि मेमोरी में जगह ले लेता है। इसके साथ साथ इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग जो है वो करते हैं, और सबसे छोटी यूनिट कौन होता है, तो वो होता है आपका बिट। याद रखिए कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट होता है, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, और 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट होता है। इसे आप याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बताइए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक स्थानों पर स्थित व्यक्तियों के मध्य दूर संचार प्रौद्योगिकी यानी कि टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ही समय पर वीडियो और ऑडियो प्रसारण के द्वारा जो आप कम्युनिकेट करते हैं या फिर संचार संभव करना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो कहलाता है, याद रखिएगा। इसीलिए इसका आंसर जो है वो आपका ए हो जाएगा कि दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि WLL का अर्थ होता है, बताइए WLL का क्या अर्थ होता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं WLL का, तो WLL का पूरा नाम जो है वो आपका वायरलेस इन लोकल लूप होता है। क्या होता है, वायरलेस इन लोकल लूप होता है, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। वही अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो यह एक आपका संचार प्रणाली यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर फोन सुविधा जो है वो उपलब्ध कराता है। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सी संरचना मेनी टू मेनी संबंध को इंगित करती है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं मेनी टू मेनी संबंध को इंगित करने वाला, तो वो है आपका नेटवर्क संचार यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर है, जो आपका मेनी टू मेनी संबंध को इंगित करती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपके पास यहाँ पे कुछ कथन दिया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका सही है। तो देखिए, अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो आप यहाँ देखिए कि इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का प्रयोग जो है वो किया जाता है। वही नेक्स्ट आपके पास है कि इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का IP पता होता है। तो देखिए, इसमें दोनों का दोनों कथन जो है वो आपका सत्य हो जाएगा कि इंटरनेट पर रिमोट लॉगिन के लिए टेलनेट का उपयोग किया जाता है। तो हाँ जी, बिल्कुल किया जाता है। वही इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का IP पता होता है, तो बिल्कुल होता है। दैट मीन्स दोनों जो है आपका सत्य आंसर है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, बताइए ईमेल अटैचमेंट के बारे में पूछा गया। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं ईमेल अटैचमेंट का, तो इसमें आप याद रखिएगा कि ईमेल अटैचमेंट जो है वो आपका दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट है, जो आपका ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। साथ ही साथ इसमें वर्ड फाइल, PDF फाइल, इमेज आदि भी भेजा जा सकता है। दैट मीन्स अगर हम लोग पुट में ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन के अनुसार आपका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा कि दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे आपको गलत कथन का चयन करना है। अगर हम लोग गलत कथन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बस 1 में दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट संवादन बॉक्स खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+D करते, तो हाँ जी बिल्कुल करते हैं। वहीं नेक्स्ट आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+C करते, तो हाँ जी दोनों करते हैं। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ना तो 1 और ना ही 2, इसमें असत्य कथन बोला जा रहा है। तो आपका देखिए 1 भी सही है 2 भी सही है, तो आपका गलत कोई भी नहीं है, इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 होगा इसमें करेक्ट आंसर ना। चलिए वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि MS वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है। बताइए कैसे मिटाया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं MS टेक्स्ट में वर्ड को मिटाने का, तो इसमें याद रखिएगा कि MS वर्ड पर लिखे किसी भी टेक्स्ट को मिटाने या कह सकते हो इरेज करने के लिए पहले पूरे टेक्स्ट मैटर को चयनित यानी कि सेलेक्ट करके फिर उसके बाद डिलीट कुंजी को दबाकर मैटर को मिटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें और क्या किया जा सकता है कि MS वर्ड के टेक्स्ट मैटर को मिटाने के लिए कुछ शॉर्टकट कुंजी होती है जिसे आपको याद रखना जरूरी होता है। जो आपका होता है Ctrl+बैक होता है और Ctrl+D होता है, इनसे भी आप डायरेक्ट इनको मिटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहले उसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में डिलीट करेंगे ना। और आपका शॉर्टकट की याद रखना है तो Ctrl+बैक याद रखिएगा और Ctrl+डिलीट याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि DBMS में एक तालिका के कॉलम को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी डेटाबेस यानी कि DBMS में एक तालिका के कॉलम को एट्रीब्यूट कहा जाता है, यानी कि गुण बोला जाता है ना, इसे याद रखिएगा। तो देखिए इस तरह से बेसिकली हम लोग कंप्यूटर का ज्ञान प्रैक्टिस सेट पेपर 9 से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। सारा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए हुए कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मैक्सिमम चांस होता है कि कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन जो है वो 100% कवर किए जा सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेवेंट कंटेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट IQ।